हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनलाइन मेंबर फंक्शन। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर फंक्शंस जो हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनलाइन होते हैं। मतलब इनलाइन होते हैं फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस विच आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर इनलाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लास के बाहर किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में किया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के हेल्प से, तब हम उन्हें इनलाइन बना सकते हैं इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करके। इनलाइन क्या होते हैं, इनलाइन मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, यह अब हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। इनलाइन मेंबर फंक्शंस क्या मतलब इनलाइन मेंबर फंक्शन क्या होते हैं वो तो हम बाद में पढ़ते हैं अभी। लेकिन इनलाइन कौन से होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर फंक्शन जो हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। लेकिन क्लास के बाहर अगर हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उन्हें हम इनलाइन बना सकते हैं इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करके। अब इनलाइन मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पढ़ते हैं इसके बारे में। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड ए क्लास आर इनलाइन। ये मैंने भी आपको बताया है कि मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। द मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड ए क्लास कैन बी मेड इनलाइन बाय यूजिंग द इनलाइन कीवर्ड। इसी तरीके से अगर हम क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उनको हम इनलाइन बना सकते हैं इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करते हुए। C++ provides an inline function to reduce the function call overhead. Inline function is a function that is expanded inline when it is called. When the inline function is called, whole code of inline function gets inserted or substituted at the point of inline function call. This substitution is performed by the C++ compiler and compile time. तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम किसी भी मेंबर फंक्शन को इनलाइन डिफाइन करते हैं तो होता क्या है कि सी प्लस का जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो उसका कोड को उसकी कॉल वाली जगह पे ही इंसर्ट कर देते हैं। मतलब जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जनरली हम फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं या क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो जब हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि आपका वैसे तो कंट्रोल क्या होता है, आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होता है उसकी कोड के पास। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल से आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा उसके कोड पे। फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो दोबारा आपके जहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे वहीं पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है उससे आगे। तो वो जो आने जाने का टाइम लगता है ना, जो कंट्रोल को इधर उधर ट्रांसफ़र करने का टाइम लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए इनलाइन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। होता क्या है, जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन डिफाइन करते हैं तो आपका जो C++ का कंपाइलर है वो फंक्शन के कोड को इंटरनली आपके फंक्शन कॉल वाली जगह पे ही सब्स्टिट्यूट कर देता है, रख देता है। आपको नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो C++ का कंपाइलर क्या करेगा, वो जो ट्रांसफ़र होने का टाइम था ना कॉल से कोड वाले प्रोग्राम फंक्शन कोड पे जो ट्रांसफ़र होने का आने जाने का टाइम था वो टाइम बच जाएगा, क्योंकि इंटरनली जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे वहीं पर ही कोड कॉपी हो जाएगा, वहीं पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिससे क्या है कि वो टाइम बच जाएगा, वो ट्रांसफ़र टाइम बच जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि C++ प्रोवाइड्स एन इनलाइन फंक्शन टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। तो फंक्शन कॉल ओवरहेड बच जाता है, उसको कम करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरा, इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन। तो इनलाइन ही एक्सपेंड किया जाता है जब इसको कॉल किया जाता है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसका कोड उसकी कॉल वाली जगह पर ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रख दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा काम C++ का कंपाइलर करता है। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि इनलाइन फंक्शंस इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड, सो दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है और एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अब इनलाइन फंक्शन से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे हम इनलाइन फंक्शंस को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले वही मैंने हेडर फेस को इंक्लूड किया है।
मैंने लिखा iostream.h को इंक्लूड किया है और फिर मैंने corner.h फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मैंने लिखा क्लास, क्लास का नाम मैंने दिया स्टूडेंट। अब ये एक आधा स्टूडेंट तो यही पूछेगा कि मैं हमेशा क्लास स्टूडेंट के नाम से क्यों बनाता हूँ। स्टूडेंट्स आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हो क्योंकि ये आइडेंटिफायर है और आप कोई भी आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो। मुझे और कोई एग्जांपल मिला नहीं तो मैं स्टूडेंट ही यूज़ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट, बुक, टीचर, XYZ ABC कोई भी आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने ओपन करली ब्रेस से इसकी बॉडी को स्टार्ट किया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया कोलन साइन के साथ, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर, एक डाटा मेंबर लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है, नेम मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया है, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है, और इसमें मैंने दो फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है, वर्ड एक्सेप्ट और वर्ड डिस्प्ले को, और दोनों के साथ मैंने इनलाइन लगाया है। ऐसा स्टूडेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि दोनों ही फंक्शंस को मैं क्लास के बाहर डिफाइन करने जा रहा हूँ। ऐसा प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन वहाँ पे हमने इनलाइन नहीं बनाया था दोनों को, लेकिन यहाँ पे हम इनलाइन बना रहे हैं। तो इनलाइन जब बनाएंगे तो हम इनलाइन कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे। हाँ, अगर फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है, वहाँ पे मुझे किसी इनलाइन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फंक्शंस को हम क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे थे इसलिए मैंने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ किया है। तो मैंने लिखा इनलाइन वॉइड क्लास का नाम जो कि स्टूडेंट है, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक्सेप्ट। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इसलिए यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने रोल नंबर नेम को एक्सेप्ट करवा दिया, बाकी सारा कुछ सेम है, देखो वही कोड है, सब कुछ वही कोड वही सब कुछ है, लेकिन बस मैंने इनलाइन का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आगे इनलाइन वॉइड स्टूडेंट डिस्प्ले, यहाँ पे रोल और नंबर नेम की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवा दिया है। फिर मेन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया, सब कुछ सेम है, बस इनलाइन कीवर्ड को मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ किया। तो इनलाइन फंक्शंस इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड, ये मैंने अभी आपको बताया था, इनलाइन फंक्शंस एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंबर फंक्शंस कांस्टेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहेगा कि डाटा मेंबर्स को तो कांस्टेंट बनाते हुए सुना है, मतलब वेरिएबल्स कांस्टेंट्स को हम, वैसे कोई डाटा आइटम है उनको तुम कांस्टेंट बना सकते हैं, क्या किसी फंक्शन को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, हम कांस्ट कीवर्ड का यूज़ करते हुए किसी मेंबर फंक्शन को भी कांस्टेंट बना सकते हैं, उस केस में वो हमारा कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब बाकी दूसरे मेंबर फंक्शन से कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करेगा, कि ये इस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस आपके किसी भी वेरिएबल या डाटा मेंबर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। आप सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी मॉडिफिकेशन करने के लिए आप कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट, A constant member function is the member function of a class that cannot modify the value of any data member। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हम किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। जिस फंक्शन के अंदर हम किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, उस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे हम सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। तो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट की लिस्ट आ जाती है अगर कोई है तो पैरेंथेसिस के अंदर, और लास्ट में हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और फिर ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस के अंदर हम फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल मैंने यहाँ पे iostream.h फाइल को इंक्लूड किया है, आप चाहो तो corner.h फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिया एग्जाम्पल, आप क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने अभी आपको बताया है दिस इज आइडेंटिफायर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर ओपन करली ब्रेस के साथ मैंने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया मैंने कोलन साइन के साथ। फिर मैंने लिखा इंट ए, यहाँ पे ए एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे डाटा मेंबर भी हो गया आपका एग्जाम्पल क्लास का। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया मैंने, तो इसका मतलब जो ए है वो तो प्राइवेट डाटा मेंबर हो गया, जबकि इनिट, INCR और डिस्प्ले फंक्शन जो है वो मेरे पब्लिक मेंबर फंक्शंस हो गए, उनको हम क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ए को हम क्लास से बाहर यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहला मैंने फंक्शन लिया स्टूडेंट इनिट, वॉइड इनिट लिखा है, इसके अंदर मैंने एक आर्गूमेंट लिया है इंट आई, और
इस आई वेरिएबल के साथ मैंने ए डाटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया ए की वैल्यू। आई की वैल्यू हमें रन टाइम में जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे, तब मुझे आई की वैल्यू उसमें पास करनी पड़ेगी। वो वैल्यू इंटरनली आपके डाटा मेंबर में पास होगी जो कि ए है यहाँ पे। फिर इंक्रीमेंट फंक्शन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिया ए प्लस प्लस, मैंने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। स्टूडेंट्स अगर सोच के देखो, यहाँ पे वॉइड आई एन सी आर पैरेंथेसिस के बाद मैंने सी ओ एन एस टी लगाया होता तो क्या होता, यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलता, क्योंकि यहाँ पे मैं ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर ये कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलता। तो नीचे फिर वॉइड डिस्प्ले, इसमें मैंने कॉन्स्ट लगाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन आई एन सी आर जो मेरा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है आई एन सी आर, उसके बाद में कॉन्स्ट लिखता तो मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलता। तो स्टूडेंट्स मैंने क्लास को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर दिया। मेन फंक्शन में एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट के साथ इनिट फंक्शन को कॉल किया। इनिट में वहाँ पे था ना इंट आई था, मतलब आई की वैल्यू मैंने कहा था आपको रन टाइम में हम पास करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को पास कर दिया 50, और ये 50 इंटरनली मेरा जो डाटा मेंबर ए था ए में भी पास होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिखा रखा था ए असाइन आई, ये लिख रखा है ना ए असाइन आई, तो इस कारण। अब मैंने लिखा ई एक्स डॉट आई एन सी आर, इसमें वो इंक्रीमेंट कर देगा ए की वैल्यू को जो कि 51 हो जाएगी, और फिर मैंने ई एक्स डॉट डिस्प्ले किया, वहाँ पे वो वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ पे 51 आपको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टूडेंट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सी और सी प्लस में जब हम डिफरेंशिएट की बात कह रहे थे तो मैंने कहा था कि सी जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि सी प्लस प्लस इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजरल तो है ही है वो, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, जबकि सी जो है वो प्योरली प्रोसीजरल है। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही पॉलीमॉर्फिज्म से आता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन की ओवरलोडिंग करेंगे। होता क्या है ये पढ़ते हैं हम। When a class has more than one member functions that have same name but different number of arguments and different types of arguments, then this concept is called member function overloading। मतलब हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास में हम कुछ मेंबर फंक्शंस ले लेते हैं और ऐसा करते हैं कि हम हर एक मेंबर फंक्शन का नाम सेम रखते हैं। अगर हम सभी मेंबर फंक्शन का नाम सेम रखते हैं तो फिर उसमें जो हम आर्गूमेंट्स की लिस्ट है या टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स है उनको मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि उनको आपस में डिफ्रेंशिएट किया जा सके, नहीं तो सारे ही सेम लगेंगे, और जब सारे ही सेम लगेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे सारे फंक्शन सेम लगेंगे, तो वहाँ पे मल्टीपल वो सोचेगा कि हमने एक ही फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस दे रखी हैं, हमें एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो बेशक आप फंक्शंस के नाम सेम रख सकते हो, लेकिन आपको नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स को डिफरेंट रखना पड़ेगा। उस कंसेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टूडेंट्स एक पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है, दोनों में दो फंक्शंस हैं जिनका नाम सेम है, उसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है और टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है, लेकिन उनका रिटर्न टाइप डिफरेंट है। मतलब एक में तो मैंने वर्ड लिख रखा है और दूसरे में मैंने इंट लिख रखा है। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है, टाइप ऑफ आर्गूमेंट भी सेम है, फंक्शन का नाम भी सेम है, लेकिन रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो क्या एरर मिलेगा? मैं कहता हूँ एरर मिलेगा। रिटर्न टाइप से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फंक्शन का नाम, उसके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और उसके टाइप ऑफ आर्गूमेंट से फ़र्क पड़ता है, उसके रिटर्न टाइप से आपको कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप चाहे आपके अलग हो चाहे सेम हो, जो फ़र्क पड़ेगा वो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गूमेंट से पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, मैंने लिखा iostream.h, फिर मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, इसको लिखा है मैंने conio.h, फिर मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम मैंने लिखा है फंक ओवर, क्लास का नाम दिया है जो भी हम दे सकते हैं। फिर मैंने इसमें पब्लिक मेंबर लिए हैं, तीनों ही, मैंने कोई प्राइवेट मेंबर नहीं लिया, मैंने पब्लिक फंक्शंस लिए हैं। तो वॉइड डिस्प्ले, इसमें मैंने दो आर्गूमेंट पास किए हैं, इंट आई कोमा इंट जे, और सी आउट में इन दोनों की वैल्यू को मैंने ऐड करके डिस्प्ले कर दिया। आई और जे की वैल्यू हमें रन टाइम में मेन फंक्शन से मिलेगी। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने दूसरा फंक्शन भी डिस्प्ले ही लिया, देखो वॉइड डिस्प्ले,
लेकिन इसके अंदर मैंने 3 आर्गूमेंट लिया, इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी, दोनों डिफरेंट हो गए, उसमें 2 आर्गूमेंट्स है, इसमें 3 डिफरेंट है, बस नाम ही सेम है। तो ये एक फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें मैंने ए बी और सी तीनों वैल्यू को ही ऐड कर दिया। फिर एक फंक्शन मैंने और लिया स्टूडेंट वर्ड डिस्प्ले, लेकिन इसमें मैंने एक फ्लोट वैल्यू को लिया ओनली, तो उस वैल्यू को मैंने 5 से डिवाइड किया, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट कर दिया। अब मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू पहली बार जब मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो मैंने 2 इंटीजर वैल्यू पास की। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जो मैंने 3 फंक्शन ऊपर डिफाइन किए थे कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। जहाँ पे मैंने 2 इंटीजर आर्गूमेंट्स लिए थे ना, इंट आई कोमा इंट जे, वहाँ पे ये वाला आपका पास हो जाएगा, मतलब आई में 50 की वैल्यू चली जाएगी और जे में 70 की, और मैंने वहाँ पे आई प्लस जे को डिस्प्ले करवाया था तो वो दोनों को ऐड करके डिस्प्ले कर देगा 120। इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने फिर लिखा एफ जो डिस्प्ले, और जहाँ पे मैंने 3 इंटीजर वैल्यूज लिखी हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये किससे मैच कर रहा है। ये आपके दूसरे वाले फंक्शन से मैच कर रहा है जिसमें हमारे पास 3 आर्गूमेंट थे ए बी और सी, और इन तीनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है 362। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एफ डॉट डिस्प्ले में यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वैल्यू पास किया है, ये आपके थर्ड वाले फंक्शन से मैच करता है, और ये क्या करेगा 5 से डिवाइड कर देगा इस वैल्यू को, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 5.12। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फंक्शन कॉल के टाइम पे, कंपाइल टाइम पे जो भी हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं या जो भी फंक्शन जिससे मैच करता है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसलिए स्टूडेंट्स इस फंक्शन ओवरलोडिंग को हम यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो कंपाइल टाइम है या रन टाइम है, तो हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कंपाइल टाइम है, रन टाइम नहीं है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होना है। ठीक है, इसलिए इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये नहीं है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट पॉइंटर। क्या किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्ट्रक्चर जब किए थे तो मैंने स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर बनाया था, इसी तरीके से हम क्लास के ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंटर का वही यूज़ होता है, पॉइंटर्स का काम ही एड्रेस को स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंटर लिखा है तो सीधी सी बात है ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑफ ए क्लास इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्टूडेंट वही चीज़ मैंने बताई आपको। तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर है तो इसका मतलब क्लास के किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। द क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर एंड एरो ऑपरेटर। स्टूडेंट्स कभी भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन इसी तरीके से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंटर को यूज़ करते हैं तो हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट के साथ तो डॉट ऑपरेटर आएगा और पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करके उसके बाद मैंने क्लास बनाई है और क्लास का नाम है स्टूडेंट। प्राइवेट मेंबर मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर और नेम। पब्लिक मेंबर है मेरे पास वॉइड एक्सेप्ट मेंबर फंक्शन है। एक्सेप्ट फंक्शन में मैंने रोल नंबर और नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट करवा लिया यहाँ पे, और फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन में रोल नंबर और नेम की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। लास्ट में मैंने क्लास को क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस के साथ और फिर सेमीकोलन के साथ। मेन फंक्शन में अब स्टूडेंट क्लास का मैंने एक तो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूड, लेकिन एक मैंने ऑब्जेक्ट पॉइंटर भी लिया है, मैंने लिखा है कोमा स्टार पीटीआर। तो स्टूड इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड स्टार पीटीआर इज ए पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब पीटीआर में हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड स्टूड। इसका मतलब पीटीआर के अंदर हमने स्टूड ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो अब मैं पीटीआर के साथ एरो ऑपरेटर का यूज़ करके फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है। मैंने लिखा पीटीआर एरो ऑपरेटर एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अगर यहाँ पे स्टूड के थ्रू करता हूँ तो मैं लिखता स्टूड डॉट एक्सेप्ट। पॉइंटर के थ्रू किया तो मैंने लिखा पीटीआर एरो ऑपरेटर एक्सेप्ट। अब इससे नीचे वाला थोड़ा सा स्टूडेंट मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता था पीटीआर एरो ऑपरेटर डिस्प्ले। मैं यहाँ पे लिख सकता था स्टूड डॉट डिस्प्ले पीटीआर एरो ऑपरेटर डिस्प्ले, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है
एम्परसेंड स्टूड, और इसको मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है, तो और मैंने एरो ऑपरेटर लिखा डिस्प्ले। तो यहाँ पे भी एक तरीके के मैं पॉइंटर को ही एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पीटीआर को डायरेक्टली यूज़ ना करके मैं एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बात बराबर ही है, क्योंकि मैं हमने ऊपर लिखा हुआ है पीटीआर असाइनमेंट, पीटीआर को हमने स्टूड का एड्रेस असाइन करके, तो मैं डायरेक्टली एड्रेस से पॉइंट आउट करूँ या पीटीआर पॉइंट वेरिएबल का यूज़ करके करूँ। तो यहाँ पे मैंने एम्परसेंड स्टूड का यूज़ करके ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तब भी मुझे वो सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इतना करते हैं, ताकि किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि किसी टाइप का आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को स्मूथली चलाने के लिए आपको इन प्रोग्राम्स को लिखना होगा, कंपाइल करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। तो बेशक आप पहली बार कॉपी करके कीजिए, एक आप 2-3 बार तो कॉपी करके कीजिए, और चौथी बार अपने आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। 100% गारंटी देता हूँ कि आप कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।